नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आज राजस्थान विधानसभा में जाकर और राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। और जो दलीय गणित है यहाँ पर जो इक्वेशन है उसके अनुसार तय है कि सोनिया गांधी अब राज्यसभा में पहुंच जाएंगी, क्योंकि 3 सीटें राजस्थान में खाली हुई है और 3 ही सीटों के लिए चुनाव होने हैं और 3 ही प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं। भाजपा को 2 सीटें मिलनी और एक कांग्रेस को मिलनी है। तो सोनिया गांधी का अब राज्यसभा में जाना तय है। राजस्थान के कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि अब सोनिया गांधी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी राज्यसभा के अंदर। लेकिन सोनिया गांधी पहली बार राज्यसभा में जा रही हैं। वह रायबरेली सीट से सांसद हैं और रायबरेली सीट से को छोड़कर अब राज्यसभा में वो जा रही हैं। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रायबरेली सीट गांधी परिवार की सीट रही है, कांग्रेस की सीट रही है लंबे समय तक। और जो चुनावी आंकड़े बताते हैं कि अभी तक जो 16 लोकसभा चुनाव और 3 उपचुनाव हुए हैं रायबरेली सीट पर, उसमें 16 बार कांग्रेस जीती है। सिर्फ 1977 में इसमें भारतीय लोकदल और 1996 और 1998 में बीजेपी 2 बार यहाँ पर जीती है। और 2004 से सोनिया गांधी यहाँ पर से लगातार सांसद हैं। और मोदी के उदय के बाद में जो 2 चुनाव हुए 2014 और 2019 के, 2014 के चुनाव में यूपी में सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी, एक रायबरेली से सोनिया गांधी की और एक अमेठी से राहुल गांधी की। और 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट रह गई थी रायबरेली से सोनिया गांधी की। अमेठी से भी राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। और ये तब की स्थिति थी जब दोनों बार समाजवादी पार्टी ने रायबरेली से कोई प्रत्याशी खड़े नहीं किया था। अब सोनिया गांधी ने, चूंकि राज्यसभा में जा रही हैं, तो इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 3 महीने पहले अगर वो राज्यसभा जा रही हैं तो समझ में आता है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूपी में कांग्रेस का क्या होगा, और राहुल गांधी यदि फिर वायनाड से ही चुनाव लड़ते हैं तो पूरे उत्तर भारत के अंदर गांधी परिवार की तरफ से इस बार कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं होगा। क्या रणनीति है कांग्रेस की, इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया है, उसे समझने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी हैं। लंबा अनुभव है आपके पास राष्ट्रीय राजनीति को देखने का, कांग्रेस की राजनीति को देखने का। और हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे जोशी जी, सोनिया गांधी को राजस्थान आकर राज्यसभा में जाने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, इंडिया महागठबंधन के बाद काफी चीजों में बदलाव आया है। अब इसमें 2-3 फैक्टर हैं। सोनिया जी राजस्थान से उन्होंने आज राज्यसभा का नाम फॉर्म भर दिया और उनकी जीत निश्चित है। सवाल है कि क्या रायबरेली वो छोड़ेंगी? छोड़ ही दिया। अब छोड़ने के बाद गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद में करेगा या नहीं। आप जानते ही हैं नवीन जी, गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार का अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश और उसमें भी खास तौर से अवध, यानी जिसमें आपके लखनऊ से लेके इलाहाबाद वगैरह ये सब आ जाते हैं, उनकी कर्म भूमि रही है। वो चाहे हम मोतीलाल नेहरू से लें और इसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू आए और इंदिरा जी तक आ जाए। नेहरू जी वहीं से लगी एक इलाहाबाद से लगी एक फूलपुर की से हमेशा लड़ा करते थे। इसके उनके जाने के बाद फिर इंदिरा जी आई, उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ा। और ये बात सही है कि 1977 में वे वहां से चुनाव हार गई और उस समय की जनसंघ की जो प्रतिनिधि थी, नहीं ये शायद वो थे राजनारायण थे, वो राजनारायण चुनाव सिंह। जीत गए। राजनारायण वो चुनाव जीत गए। ये पहली बार है जब इंदिरा जी कोई चुनाव हारी और वहां से वो हारी। और इसके बाद 1980 में आते हैं,
तो इंदिरा जी 2 जगह से चुनाव लड़ी, रायबरेली और मेडक आंध्र प्रदेश में। तब मेडक आंध्र प्रदेश हुआ करता था, संयुक्त प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था। और मजे की बात ये है कि 1980 में दोनों जगह से जीती। और मुझे याद है कि 1980 में मैंने इंदिरा जी का वो चुनाव जनवरी में और दिसंबर में मैंने रायबरेली में कवर किया था। अब ये रायबरेली और अमेठी, अब आपको ये भी मैं बता दूं, उस समय अ, संजय गांधी अमेठी से लड़े थे। उनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, और उनके दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई। अब वो स्थान खाली हो गया। और उसके बाद वो जब दोबारा चुनाव हुआ तो वो इसके बाद अब ये उनके जो बड़े बेटे थे राजीव गांधी, जो कि उस समय पायलट थे, वो चुनाव जीते। तो रायबरेली और अमेठी, ये दोनों की जोड़ी रही है और मुझे दोनों को कवर करने का मौका मिला है। लेकिन अब जो सोनिया जी वो सीट को खाली कर रही हैं, इसके बाद क्या होगा? देखिए, ये आपने अभी जैसे 2014 और 2019 की बात कही। 2019 में, क्योंकि 2014 में तो राहुल गांधी वहां से जीत करके आए थे, लेकिन 2019 में एक समस्या तो पैदा हुई, क्योंकि स्मृति ईरानी जो बीजेपी की प्रतिनिधि थी, उन्होंने चुनाव लड़ा। और तो उन्होंने इसके साथ-साथ राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में वो भी अपना एक निर्वाचन क्षेत्र बनाया और वहां से वो जीते। लेकिन अ, स्मृति ईरानी वहां से ये अमेठी से चुनाव जीती। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है, उसमें 2-3 परिवर्तन हुए हैं, देखिए, उसको भी समझ लेना चाहिए। वहाँ का जो रायबरेली का और अमेठी के जो लोग राज परिवार थे, पुराने, जिसमें हम लोग संजय सिंह को मानते थे। आपको याद दिला दूं कि संजय सिंह संजय गांधी के बड़े लंगोटिया यार हुआ करते थे। और ये इसके बाद जब जनता काल, यानी इमरजेंसी के बाद जब जनता काल शुरू हुआ और उसमें कांग्रेस बुरी तरह से उत्तर भारत में हारी, तो संजय गांधी और इधर संजय सिंह दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुई। और उस एरिया में, अवध के एरिया में संजय सिंह को देखा जाए तो उनका एक तरह का भाई माना जाता था। तो तो संजय सिंह भूतपूर्व राज परिवार के थे, तो वो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। और उस सपोर्ट को से नतीजा ये होता था कि इंदिरा जी को तो खैर मदद मिलती थी, लेकिन उससे ज्यादा जो अमेठी से खड़े होते थे, जो भी, जैसे संजय गांधी हुए, इसके बाद अपने राजीव गांधी हुए, और इसके बाद फिर राहुल गांधी हुए, तो इन तीनों को एक भरपूर समर्थन आपके संजय सिंह ने दिया। लेकिन हुआ ये कि पिछले इस ये समीकरण अब बिगड़ गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी है, वो शिकार करने में, विधायकों और सांसदों का शिकार करने में उसको, वो सिद्धहस्त है। उसके पास ये स्किल पिछले 10 साल में उसने अपनी स्किल को बहुत ही और मजबूत किया है, तैनात किया है। जैसा कि अभी पिछले दिनों बिहार में हुआ और हमारे नीतीश कुमार को फिर से ले आए और पलटू राम बन गए, जो है। तो उन्होंने संजय सिंह को अपने और उनकी पत्नी, दोनों को इस पूरे अमेठी के राज परिवार को अपने में मिला दिया। अब इससे एक दिक्कत पैदा हुई, यानी जो स्मृति ईरानी को जिताने में जहां योगी का की भूमिका तो रही, वाकई जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हैं, लेकिन इसके साथ साथ राहुल, ये संजय सिंह, ये वहां के जो राज परिवार, पूर्व राज परिवार मैं कहूंगा, उसकी भी भूमिका रही। अब स्थिति ये है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि, और अभी बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि
सोनिया जी के हटने के बाद गांधी परिवार की राजनैतिक भूमिका उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गई है, हो जाएगी, ऐसा निष्कर्ष मैं नहीं निकाल सकता अभी, जल्दबाजी होगी। क्योंकि राजनीति को तात्कालिकताओं में नहीं देखा जाना चाहिए। उसके कालीन प्रभाव, कई चीजें, घटनाएं ऐसी होती हैं जिसका तत्काल प्रभाव पड़ता है, और कई ऐसा होता है जिसका दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है, उसके परिणाम सामने आते हैं। तो ये ठीक है कि तो ये चर्चा तो ये भी चल रही है यहाँ पर दिल्ली में, केंद्र में, कि अब प्रियंका को तैयार किया जा रहा है। प्रियंका हो सकता है रायबरेली से लड़े, और लेकिन फिर ये जो राहुल गांधी हैं, वो हो सकता है फिर 2 जगह से लड़ें, ये भी एक माना जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक भूमिका रहेगी कि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, अखिलेश, उनका रवैया क्या है, कैसा रहता है? इस समय तक तो ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का अभी सीट शेयरिंग में लगभग अभी है, समान समान दृष्टिकोण है। कुछ थोड़ा बहुत आगे जाते है, जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी उन्हें 11 सीट देना चाहती है कांग्रेस को, और कांग्रेस चाहती है कम से कम 20 सीटें मिलें इसको लेकर के। लेकिन अभी तक ये माना जा रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी यूपी से जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना, इंडिया एनडीए में जाना, इससे जाहिर है कि जो समाजवादी पार्टी को कोई न कोई एक ऐसा मजबूत अलायंस तो करना ही पड़ेगा, और उसमें कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में से एक गठबंधन तो एक अच्छा काफी समय से है। तो अगर ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से रायबरेली और अमेठी दोनों में अगर कांग्रेस को सपोर्ट करती, जो भी उसका कैंडिडेट होता है, चाहे प्रियंका हो और या राहुल गांधी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी उसकी संभावनाओं को इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अभी संभावनाएं देख रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिर कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा राजनीतिक दृष्टि से, या उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। मैं थोड़ा सा इसको बहुत जल्दबाजी का निष्कर्ष मानूंगा। मतलब जी। आप जो कह रहे हैं, जो अभी तक की जो राजनीति कांग्रेस की रही है उत्तर प्रदेश, या सिर्फ बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है, कि गांधी परिवार अगर वहां से प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो कांग्रेस के शायद मनोबल पर भी उसका असर पड़ेगा, और उसी को बनाए रखने के लिए शायद अब सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी लेगी। देखिए, ये तो आपने देखा ही होगा कि 2019 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने, और उत्तर प्रदेश और इधर लोकसभा के जब भी चुनाव हुए, उसमें प्रियंका गांधी काफी सक्रिय रही। और आपको शायद ये भी याद दिला दूं कि एक तरफ तो जब सिंधिया कांग्रेस में थे, तो सिंधिया जी को कहा था कि भाई आप पश्चिमी यूपी का प्रभार संभालिए, और उत्तर, वो जो है ईस्टर्न यूपी जिसे अपन बोलते हैं, उत्तरी उत्तर प्रदेश, जिसमें आपका लखनऊ, बनारस, आपका गोरखपुर वगैरह, ये गाजीपुर, ये सब आजमगढ़, ये सब आ जाए, और उसका इंचार्ज इनको बनाया था प्रियंका को। और प्रियंका ने, इसमें कोई शक नहीं कि मेहनत काफी की। ये ठीक है कि उसके जो अपेक्षित जो परिणाम निकलने चाहिए वो नहीं निकले, इस पर कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने, लेकिन जो आपके जो है प्रियंका गांधी, उन्होंने वहां पर काम बहुत किया, इसमें कोई शक नहीं। एक जमीन तो तैयार की। अब सबसे बड़ी जो मैं देखिए समझ रहा हूँ, और हम सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो संगठन संगठन या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, वो अभी बहुत ही मतलब नहीं के बराबर है। अब उसमें ऊपर के नेता क्या कर लेंगे, जब तक कि आप जमीन पर कुछ है नहीं, तो वहां ढांचा, अगर मतलब ये मान के चलें कि साहब ये उत्तर प्रदेश से अगर मान लो गांधी परिवार नहीं लड़ता है, तो
कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर मान लो लड़ता भी है, सोनिया जी तो लगातार ही रही हैं, फिर सब क्यों नहीं हुआ? इसलिए ये कि ज़मीन पर जो काम होना चाहिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, वो नहीं हो पा रहा है। जब तक कि आप अ, संगठन की दृष्टि से ग्रास लेवल पर मजबूत ना हो, तब तक काम नहीं हो सकता। तब तक कोई अच्छे परिणाम, चाहे गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार कुछ भी कर ले। तो लेकिन फिर भी ये कहना कि ये भी जल्दी होगी कि उनका उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश से वो नहीं है तो उसका पूरा असर उत्तर भारत पे पड़ेगा। उत्तर प्रदेश अलग चीज़ है, उत्तर भारत अलग चीज़ है। उत्तर भारत में हिंदी प्रदेशों के 10-11 राज्य आते हैं, जिसमें बिहार है, आपकी झारखंड है, मध्य प्रदेश है, अपना राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, ये सब हैं। तो अ, तो उसको उसको मिक्स अप हम लोग ना करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो अभी भी इतना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए सब उनको सबसे ज़्यादा जोर इस पे देना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बार चुनाव न भी लड़े, थोड़ी देर के लिए मान लें, मैं समझता हूँ कि प्रियंका ने अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, इस समय तक। और अगर वो अभी अप्रैल या मई में जब चुनाव होंगे, उसमें खड़ी भी हो जाती हैं और हार भी जाती हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, वो हार भी जाती हैं, तो उसमें कोई बहुत क्योंकि अ, अभी उनके पास उम्र है, समय है, और अगर वो पहला चुनाव हार जाती हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राजनीति में होता रहता है ऐसा। लेकिन अगर वो चुनाव हारें या जीतें, उसके माध्यम से लगातार 4 या 5 साल तक संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करें, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ये तहसील स्तर पर, तो उसका फल जो है उनको 2029 में मिलेगा। ये मैं मान के चलता हूँ, और इतना मान के चलिए 2029 बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आज जो मेरा तो ये भी मानना है कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं आज, इस चाहे जो उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, आज न्याय यात्रा निकालते हैं। इसकी एक ज़मीन वो तैयार कर रहे हैं, और ये क्योंकि उनकी एक जो राजनीतिक शैली है वो बिल्कुल अलग ढंग की है, ऐसी फेंकू टाइप की नहीं है, सड़क छाप नहीं, उसमें गंभीर बातें होती हैं। उसका फल देर सवेर ज़रूर मिलेगा, और अच्छा फल मिलेगा, सकारात्मक फल मिलेगा 2029, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के पास समय है। और इसके साथ-साथ मैं यहाँ ये भी मैं बता दूँ कि अ, मोदी जी ने बीजेपी के साथ, ठीक है, इतनी सीटें दिला दी हैं, वो कर दी हैं, लेकिन बीजेपी का जो आंतरिक जो ढाँचा है, इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज़ हो गया है कि वो कमज़ोर होती जा रही है अब। और जब उसकी क्योंकि जब देखिए, ये दुनिया का इतिहास का ये दस्तूर रहा है और ये अनुभव है कि जब व्यक्ति केंद्रित दल और राष्ट्र होते हैं, तो उनका पराभव की रफ्तार भी उतनी ही तेज होती है, जितनी कि प्रगति और विकास की हुई। ये तो हमें शायद बात को मान के चलिए। ये बात मैं इंदिरा जी के संबंध में भी कहता हूँ। उन्होंने भी कांग्रेस को काफ़ी सेंट्रलाइज़ किया था। मैंने कांग्रेस को काफ़ी कवर किया है। सेंट्रलाइज़ काफ़ी कर डाला था। यहाँ इसलिए नेता को, जो प्रधानमंत्री हो, उनको ये इस आभास होना चाहिए कि हमारा चरम कहाँ है और कहाँ से हमको धीरे-धीरे उतरना चाहिए। ये मान और ये बातें हमें, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के नेताओं से सीखना चाहिए। इस एक मुझे यहाँ मैं रूज़वेल्ट की बात बताना चाहूँगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वो 4 बार राष्ट्रपति के चुनाव जीते, और इसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं भई, अब मैं नहीं लड़ूँगा, और आज के बाद अब तय हो जाएगा कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा उन्हें चुना जाएगा। एक व्यक्ति अगर 2 बार राष्ट्रपति बन चुके, वो उसका आखिरी हो। ये एक होना चाहिए। तो इसलिए मोदी जी ने इंदिरा जी से नहीं सीखा, क्योंकि इंदिरा जी के जाने के बाद क्या हश्र हुआ ये आपने देखा। राजीव गांधी भी आए, और 180 100 200 से कम सीटें मिली जब 89 के चुनावों में।
और इसके बाद कभी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। यानी उनके देहांत के बावजूद कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 91 में नहीं मिली थी, याद करिए। नरसिम्हा राव ने ले देखी किसी रंग से वो 4-5 साल निकाले, और इसके बाद फिर 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपीए की सरकार थी, तो उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन एब्सोल्यूट उसके साथ नहीं था बहुमत। वो क्यों कि खोखला हो चुका था इंदिरा जी के जमाने में अंदर से कांग्रेस के। जरूरत इस बात की ये है कि कांग्रेस का विकास हो, और ये बात प्रियंका सोनिया जी से तो, क्योंकि अब तो एक उम्र दराज हो गई है और राज्यसभा में आ गई हैं, ये राहुल गांधी और प्रियंका दोनों से ये उम्मीद की जाती है, अगर वाकई वो, और कांग्रेस के जो भी शिखर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं इस समय, उन सबसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अब कांग्रेस को डेवलप करें, विकसित करें, खासतौर से उत्तर भारत में। उत्तर प्रदेश तो उसमें आ ही जाएगा। अब दिल्ली में ही आप देख लीजिए, दिल्ली में 7 सीटें हैं, और सातों सीटें 2014 से और अब तक वो सातों सीटें आपके बीजेपी के पास हैं। और यहाँ पे चल रहा था कि आप पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो आज कल ही आप पार्टी के उनके जनरल सेक्रेटरी ने कह दिया कि कांग्रेस डिजर्व्स ओनली 1 सीट, जबकि कांग्रेस 2 सीट मांग रही है। वो इधर अपार्ट, इसका मतलब कि जैसा कि पंजाब में अलायंस टूट गया, उसी तरह हो सकता है यहाँ भी टूटे, क्योंकि यहाँ भी कांग्रेस, मैं क्योंकि दिल्ली में रहता हूँ, जो संगठन जो होना चाहिए आम लोगों के बीच में दिखाई देना चाहिए, जो जमाना शीला दीक्षित के समय था, इंदिरा जी के समय था, वो दिल्ली में भी नहीं है वैसा। तो यहाँ इस समय संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है, मजबूत बाद में होगा, मेरा मानना नितिन है। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे राजस्थान के संदर्भ में पूछूंगा। उसके पहले एक वीडियो है वो दिखा देता हूं मैं, कि जब सोनिया गांधी यहाँ पर नॉमिनेशन की लाई, कांग्रेस की बैठक हुई, तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, पहले मैं वो सुनाता हूँ, फिर उसके ऊपर एक लास्ट कमेंट आपका चाहिएगा कि राजस्थान में कांग्रेस को सोनिया गांधी के आने से क्या फायदा मिलेगा। जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ में हमारे नेता राहुल गांधी जी और मैडम प्रियंका गांधी जी भी आई हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है, खुशी है, और पूरे राजस्थान में मैम इस निर्णय का इतना शानदार स्वागत हो रहा है कि इससे हमें बहुत बल मिलेगा, कांग्रेस को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, और राजस्थान में हम आपके नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा लोकसभा में प्रदर्शन करेंगे। और आप सब विधायकों की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी के तमाम वर्कर की ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा नेता राहुल गांधी जी देश का प्रधानमंत्री बने। इस दिशा में समझता हूं कि चुनाव होगा। ये गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे, और जी, दो बातें इसके अंदर जो उन्होंने कही है कि एक तो सोनिया गांधी के राजस्थान से के रास्ते राज्यसभा जाने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा, और दूसरा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। इन दोनों पर आपका कमेंट चाहता हूं आखिरी। दोनों, पहली बात कि ये भूतपूर्व अध्यक्षा और दूसरा पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया जी के निश्चित ही कांग्रेस राजस्थान से आए हैं, तो एक बल तो मिलेगा, वो एक मनोबल जो प्रदेश के जो कांग्रेस जन हैं उनका बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और जब एक राष्ट्रीय स्तर का नेता एक प्रदेश स्तर से कहीं से भी लड़ता है, तो एक नया आयाम जुड़ जाता है, और वो नया आयाम है कि शक्ति का, और एक तरीके का कि भाई एक बड़ा नेता हमारे साथ है। तो कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं, नेता और आम कार्यकर्ता, उनमें एक स्फूर्ति तो पैदा होगी, इसमें कोई शक नहीं। और क्योंकि 2 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे और 25 सीटें आपके पास हैं, मतलब कांग्रेस के पास तो कुछ भी नहीं है, बीजेपी के पास है,
तो सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है कि अब बीजेपी 25 के आंकड़ों को रिपीट ना कर पाए, क्योंकि ऐसा होता है। क्यों 2014 में भी उसका यही रहा, 2019 में भी यही रहा, और अगर 2024 में रहता है तो हैट्रिक हो जाएगी, 25 की 25 सीटें। तो आज सबसे बड़ी कांग्रेस का सोनिया गांधी से लेकर के और गहलोत से लेके आपके सचिन पायलट, और क्योंकि प्रदेश के अब यही रहेंगे बड़े नेता, तो इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कम से कम 25 में से 2-4 सीटें कांग्रेस की झोली में भी आए। तो सोनिया गांधी की मौजूदगी से अगर मनोबल बढ़ता है और उससे हम यानी कांग्रेस की इसकी बीजेपी की जो हैट्रिक की यात्रा है उसको रोकने में कांग्रेस सफल होती है, तो मैं ये समझता हूँ सोनिया गांधी की उपस्थिति का यही सबसे बड़ा परिणाम, शुभ परिणाम निकलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखिए, बहुत ही स्पष्ट है, तो राजनीति को थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। प्रधानमंत्री अभी पहली बात तो ये कि इंडिया महागठबंधन को इतनी सीटें यानी लोकसभा में है, उसको कम से कम 283, 283, 285 सीटें चाहिए। इतनी सीटें मिलना फिलहाल मुझे अभी दूर की कौड़ी लग रहा है। क्यों कि इसमें जो, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के जो उन्होंने पलटू राम की का करिश्मा दिखाया, तो जाहिर है कि वो उससे थोड़ा सा असर पड़ा, काफी पड़ सकता है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा। और उसके साथ साथ ममता जी और अभी तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच संबंध वो शेयरिंग नहीं हो पाई है, यही आप पार्टी के साथ है, यानी पंजाब में बिल्कुल नहीं हो पाई। तो इससे जो कांग्रेस इंडिया अलायंस की जो पहली लोगों ने सोची थी, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं समस्या पैदा होगी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकेंगे, इस मैं ऐसा फिलहाल नहीं मानता। हाँ, लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूं कि राहुल गांधी ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ प्रशांत कुमार की एक बात, क्या नाम है वो अपना बिहार के जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, कुमार प्रशांत है ना, कुमार प्रशांत ही, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ कि राहुल गांधी पिछले 10-15 साल से उनको राजनीतिक रूप से असफलताएं मिल रही हैं, नाकामियां मिल रही हैं। फिर वो अगला बात उनका है कि अगर नरेंद्र मोदी को इससे आधी भी नाकामियां मिलती तो उसको सहन नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी लगातार इन नाकामियों के साथ जी रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। उनको एक पप्पू बनाने के लिए बीजेपी ने कितना खर्च किया होगा, क्या क्या सब भी जानते, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। उन सब के बावजूद आज भी वो इस रणभूमि में बड़ी मुस्तैदी के साथ जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। मोदी जी को यही तकलीफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो अभी जब लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद का जो अधिवेशन समाप्त हो रहा था आखिरी, तो उन्होंने जहाँ नेहरू जी और इंदिरा जी को के बारे में जो कुछ कटाक्ष किया, इसके साथ साथ वो प्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी को भी कहने से नहीं भूले, क्योंकि ये उनकी ग्रंथि बन गई राहुल गांधी की, मोदी जी की, यार ये आदमी टूटता ही नहीं है। हमने इतनी कोशिश कर ली। तो ये एक तो राहुल गांधी में जो पेशेंस, सहन शक्ति, और इसके बाद उसको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ना कि मतलब परसिवरेंस, कंटिन्यूटी, कि आप लड़ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हार गए। तो 2029
मैं मान के चलता हूँ। अगर ये लगातार इसी ढंग से चलते रहे अपने रास्ते पर, तो मैं समझता हूँ 2029 में इसका फल उनको ज़रूर मिलेगा। और अ, ठीक है, ये तो प्रधानमंत्री उनमें योग्यता होगी, अब है भी, दिखाई भी दे रहा है, उनके पास एक दृष्टि है और मतलब लफाजी नहीं करते हैं। जैसा कहते हैं, पॉलिटिक्स अगर ऐसी पॉलिटिक्स हो जाए कि आप में डुप्लिसिटी ना रहे, विरोधाभास ना रहे कथनी और करनी में, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? आप झूठ नहीं बोलते हैं, कई लोग फेंकते हैं, तो कम से कम इस नाते मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राहुल गांधी का जो भविष्य है अ, इसमें 2024 में ना सही, लेकिन अगले 5 साल में एक भविष्य उनका ज़बरदस्त है। और फिर और ये जो कांग्रेस के जिस नेता ने उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए बात कही है, अच्छा है, इसमें कोई कांग्रेस के नेताओं को करना ही चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि 2029 में काफ़ी तब तक बदलाव आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आएँगे। और इतना नहीं क्यों कि बीजेपी की आंतरिक शक्ति अंदर संघ भी इसको समेट नहीं समझ पा रहा है इसको, क्योंकि मोदी जी से की कार्यशैली, नेतृत्व शैली से अप्रत्यक्ष रूप से कितना कहीं-कहीं नुकसान हो रहा है, इस बात को संघ भी नहीं समझ पा रहा है। वो यही क्योंकि मोदी जी ने 2-3 बातें बताना ही चाहिए कि मोदी जी ने कहा कि मैं आपको विश्व गुरु बना दूँगा भारत को, मैं अखंड भारत बना दूँगा, मैं हिंदू भारत बना दूँ। ये 2-3 जो फ़िक्रे उन्होंने फेंके हैं, उसमें संघ भी, लेकिन राजनीति या पावर पॉलिटिक्स की जो डायनामिक्स होती है, वो ऐसी नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर चलती हैं, जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। और मैं समझता हूँ मोदी जी अभी समझ नहीं पा रहे हैं, दूसरे लोग इसको समझ पा रहे हैं। जी। तो उसके लिए इंतजार करना होगा। आगे वक्त बताएगा कि मोदी जी ने अगर कुछ गलतियां की है, अगले चुनाव में वो भी शामिल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामशरण जोशी जी आपका। जैसे कि रामशरण जोशी जी बता रहे थे कि जो इंदिरा गांधी ने गलतियां की थी, वही गलतियां अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और शायद उन्होंने नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी से अभी वो चीजें नहीं सीखी है जो उन्हें सीखनी चाहिए थी। और दूसरी बात, सोनिया गांधी भले ही राज्यसभा से जा रही हैं, लेकिन गांधी परिवार, जो समझ में आ रहा है वो इतना तय है कि गांधी परिवार उत्तर प्रदेश को छोड़ेगा नहीं। और हो सकता है इसी से प्रियंका गांधी के लोकसभा की चुनावी राजनीति में आने का रास्ता भी साफ होगा।